हेलो दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइए। इसमें आपके लिए जो टारगेट है 70 प्लस क्वेश्चन की। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। मैथ रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, जीके बिहार जीके एवं करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन। एग्जाम में भी इसी तरह विषयवार क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जीके सेक्शन में आपको 5 से 6 सेकंड का समय लेना है। आगे मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, तो मैथ रीजनिंग में आपको 1 मिनट का समय लेना है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो इसलिए आप वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा जिसका आपको आंसर पता है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब राजस्थान दिए हैं तो आपका जवाब गलत है। उदयपुर शहर जो स्थित है राजस्थान में, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का इनमें से कोई नहीं। याद रख लीजिएगा, जिला का नाम भी पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है राज्यपाल द्वारा, तो यह जो ऑप्शन दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, यह भी सही है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, 3 ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के जो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का भी नाम याद रख लीजिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको लिखकर सर्च करना है सक्सेस प्लैनेट। 3000 सब्सक्राइबर है, तो सदस्य देखकर आप जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देगा उपाध्यक्ष को, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देता है अध्यक्ष को। और एग्जाम में लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा सा क्वेश्चन है। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है, संसद का तो हिस्सा होगा ही। अब आगे ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पर संसद में बैठता है या संसद में वोट दे सकता है, तो इसमें से कौन सा होगा। राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदन में नहीं बैठता और ना ही चर्चाओं में भाग लेता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, संसद का हिस्सा होता है। सिर्फ संसद का हिस्सा होता है और संसद में नहीं बैठता है और ना ही संसद में वोट दे सकता है। तो सही आंसर सिर्फ होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। संविधान की अनुसूची से संबंधित यह क्वेश्चन है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख है, यह तो सही दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची में जो उल्लेख है, विभिन्न पदाधिकारियों को दी जाने वाली वेतन भत्ता का उल्लेख है। शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप, यह जो उल्लेख है संविधान के तीसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची जो यहाँ पर दिया हुआ यह गलत दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, यह भी सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध, यह भी सही है। सही आंसर जो होगा दूसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप, यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक, याद रख लीजिएगा आप।
मौलिक अधिकार की जो टोटल संख्या है 6 है, जिसमें से एक समानता का अधिकार भी है। समानता का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार समानता के अंतर्गत नहीं है, तो अनुच्छेद 13 जो है समानता का अधिकार के अंतर्गत नहीं है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सही आंसर हो जाएगा। ईस्वी भी याद रख लीजिएगा, 1815 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था सी राजगोपालाचारी। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो रंग का प्रयोग हुआ था लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो लिखी सी आर दास, चित्तरंजन दास ने। सही आंसर हो जाएगा सी आर दास। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से त्याग दी। सही आंसर जो हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। डेट भी याद रख लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग जो स्थापित है खेतरी में। सही आंसर हो जाएगा खेतरी। खेतरी जो है राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो पाई जाती है कांगो नदी बेसिन में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का कांगो। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में जो वर्षा होती है लौटते मानसून से अक्टूबर नवंबर में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नाबीब मरुस्थल नामीबिया, यह सही है। इसके बाद है कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, यह भी सही है। दश्त लूत मरुस्थल जो है ईरान में है। यहाँ पर जो दिया हुआ ईरान इराक जो दिया हुआ यह गलत दिया हुआ है, तो ईरान में है, याद रख लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। काइजीकुला मरुस्थल उज्बेकिस्तान। सभी नाम आप याद रख लीजिएगा, अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, यह भी सही है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यह भी सही है। भारत में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यह गलत दिया हुआ है। आप याद रख लीजिएगा, अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश अब 9 नहीं है 8 है। जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और राजधानी जो है दमन है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 से 11 के दशक में साक्षरता में वृद्धि दर है?
भारत में 2001 से 11 के दशक में साक्षरता में जो वृद्धि दर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8.2%। जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से आप याद भी करते जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है बिहार, चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। तो बिहार का जो स्थान है तीसरा है, सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का जो आयोजन हुआ था मोतिहारी में, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मोतिहारी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात जो है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 935। और याद रख लीजिएगा, बिहार की जो लिंगानुपात है 918 है, सभी उम्र को मिलाकर ओवरऑल जो लिंगानुपात है 918 है, और बाल लिंगानुपात है 935। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है कृषि है। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या जो निर्भर है कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। भारत के जीडीपी में सर्वाधिक जो योगदान है तृतीयक क्षेत्र का, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, सही आंसर हो जाएगा सेवा। कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है जीडीपी में। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी। सही आंसर जो हो जाएगा 27 जनवरी 1921। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की संपदा योजना संबंधित है। भारत सरकार की संपदा योजना जो संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश है? कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला जो पहला देश है, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले जो सीएजी थे राजीव महर्षि। अभी मनोज सिन्हा जो है वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना द्वारा भारत के किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है? भारतीय थल सेना द्वारा मैत्री ब्रिज का जो निर्माण करवाया गया है सिंधु नदी पर। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के जो रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है। रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन। प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को, यह भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाते हैं 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन जो होना चाहिए 1/3 1/3 होना चाहिए। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का संपूर्ण भूमि का 33%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? इसमें से जो मैंग्रोव वनस्पति है सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइजोफोरा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाते हैं। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट बताएंगे सभी आपको याद रखना है।
प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 मार्च को जल दिवस तो मनाते ही हैं, साथ में बिहार दिवस भी प्रत्येक वर्ष जो मनाते हैं 22 मार्च को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जल दिवस पूछा गया है तो 22 मार्च हो जाएगा। पिछली बार एग्जाम में 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह पूछा गया था। यह क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जब एक गतिशील पिंड की गति तिगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। गतिज ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। m जो दर्शा रहा है यहाँ पर द्रव्यमान मास को, और v जो दर्शा रहा है वेग यानी गति को दर्शा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब एक गतिशील पिंड की गति तिगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से ऐसे बनाना है। यहाँ पर वेग का जो सूत्र में प्रयोग हुआ है v², यहाँ पर वेग जो हो जाता है v से 3v हो जाता है, तो 3 का आपको स्क्वायर कर देना है। अगर आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो जो मान आपको प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। अब कहा जा रहा है गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो गतिज ऊर्जा जो है 9 गुनी हो जाएगी। सिंपल से आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो 2 का स्क्वायर कर देते आप तो 4 होगा, गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगी। और एक पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, अगर वृद्धि पूछ दिया जाता है एग्जाम में तो आपको क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। क्यों कर देना है, तो पहले जो गति है 1 है, अब यहाँ पर सूत्र में प्रयोग होने पर गतिज ऊर्जा जो हो जाती है 9 गुनी हो जाती है, तो 9 में से 1 घटा देना है आपको, तो 9 में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो 8 प्राप्त होता है। अगर पूछा जाता है सेम इसी क्वेश्चन में पिंड की गति तिगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो 800% का वृद्धि होता। सिर्फ पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा में कितनी गुनी वृद्धि होगी, तो 8 गुनी वृद्धि होगी। 1 माइनस करके आपको वृद्धि के कंडीशन में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है। हरे पालक में जो प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, यह सभी पाया जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। इसके अलावा आयरन हो गया, पोटेशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी। अगला क्वेश्चन है जोनास सॉल्क ने किसके लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था। जोनास सॉल्क ने पोलियो का टीका का आविष्कार किया था। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का पोलियो। अगला क्वेश्चन है किसी पेड़ की छाल का प्रयोग मसाले के रूप में करते हैं। किस पेड़ की छाल का प्रयोग मसाले के रूप में करते हैं, तो दालचीनी के पेड़ का छाल का प्रयोग मसाले के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। मधुमक्खी पालन का जो वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है बागवानी से, और वर्मी कल्चर जो संबंधित है केचुआ पालन से। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन यानी आप जिसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जल का बर्फ बनना। अगर जल बर्फ बन जाता है तो गर्म करके आप फिर से जल प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ़ का पिघलना, अगर बर्फ़ पिघल जाता है तो ठंडा करके आप फिर से जमा सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं। लेकिन अगर लकड़ी का टुकड़ा जल जाता है तो फिर से आप लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चीनी का पानी में घुलना, चीनी अगर पानी में घुल जाता है तो उसको भी आप पानी को गर्म करके चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन लकड़ी का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो। डायनेमो जो है ऊर्जा परिवर्तक है और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सही आंसर जो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का जो लक्षण है उच्च पारगम्यता। सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन द्वारा जो अंग प्रभावित होता है यकृत प्रभावित होता है। सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का यकृत। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड है।
कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र जो है CO है और यह जो होता है उदासीन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है अम्लीय होता है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम जो ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का नीला प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक संकेत दिया हुआ और यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, यह आपको बताना है। यह जो संकेत है पॉजिट्रॉन का संकेत है। सही आंसर जो हो जाएगा पॉजिट्रॉन इस क्वेश्चन का। पॉजिट्रॉन को E+ से भी दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर जो नीचे में दर्शा रहा है 19 जो है यह परमाणु संख्या को दर्शाता है। ऊपर जो दिया हुआ यह परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। तो पोटेशियम का दिया हुआ है, पोटेशियम का जो परमाणु संख्या 19 है और यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है 40। इसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम का 20 है और परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 40। तो परमाणु संख्या कैल्शियम का 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि परमाणु संख्या दोनों का चेंज है, लेकिन परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान समान है दोनों का। तो यह जो है समभारिक का उदाहरण है। समभारिक में क्या होता है, आइसोबार में द्रव्यमान संख्या समान होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का समभारिक। अगला क्वेश्चन है, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया जाएगा। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया जाएगा पटना में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का पटना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? इसमें से जो हृदय का वाल्व नहीं है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सेप्टम यानी पट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपोकलेमिया किसके कमी के कारण से होता है? हाइपोकलेमिया रोग जो होता है पोटेशियम की कमी के कारण से। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत जोड़ा बताइए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, सही है। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है ल्यूमेन होता है, तो यह गलत दिया हुआ है। कैंडेला जो होना चाहिए ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स का है ल्यूमेन। इसके बाद है न्यूटन मीटर, तो यह कार्य का यूनिट है, सही है। विद्युत विभव का वोल्ट, यह भी सही है। कार्य का जो यूनिट होता है जूल होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। कैसे होता है, तो कार्य का जो सूत्र होता है Fs cos थीटा होता है। तो इससे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा न्यूटन मीटर। F जो है यहाँ पर न्यूटन बल को दर्शा रहा है और S जो है विस्थापन, तो विस्थापन का जो यूनिट होता है मीटर होता है। तो Fs cos थीटा कार्य का सूत्र है, न्यूटन मीटर भी यूनिट है कार्य का, सही है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन हो जाएगा, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन का जो खोज किया था एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का चालक है? विद्युत का जो सुचालक है मानव शरीर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल जो होता है विद्युत का चालक नहीं होता है और इबोनाइट का क्षार भी विद्युत का चालक नहीं है, वायु भी विद्युत का चालक नहीं होता है। तो मानव शरीर हो जाएगा, मानव शरीर विद्युत का चालक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कीट जो नहीं है मकड़ी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा तितली, तिलचट्टा, चिंटी, मच्छर, यह सभी जो है कीट का उदाहरण है। अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग से टोटल एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ से 15, यानी मैथ रीजनिंग से टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन हिंदी से है। इसमें आपको आयत की संख्या बताना है। तो आकृति दिया हुआ और टोटल आपको काउंट करके कितना आयत है बताना है। वीडियो को रोक करके आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। चलिए इसको काउंट करते हैं। तो इसमें जो आयत है सबसे पहला यहाँ पर हो गया, इस तरह से एक आयत हो गया। इसके बाद दूसरा आयत यहाँ पर हो गया और तीसरा आयत अगर आप इस दोनों आकृति को मिला देते हैं तो मिलकर यहाँ पर एक आयत बनेगा। अब यहाँ पर बाकी जो बचता है 2 आकृति इसको मिला दीजिए तो 4 आयत हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला जो दोनों आकृति है इसको एक मिला देते हैं तो 5वां हो गया और नीचे में जो तीनों आकृति है इसको एक मिला दीजिएगा तो 6ठा हो गया
अब क्या करना है, पूरा एक आयत है इस तरह से बड़ा वाला, तो यह एक हो गया, तो टोटल यहाँ पर जो आ रहा है 7 आ रहा है। तो क्या इसका आंसर 7 होगा? तो इसका आंसर 7 नहीं होगा। अगर आप 7 इसका आंसर दिए हैं तो आपका गलत उत्तर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है दिए गए आकृति में कितने आयत है, तो प्रत्येक वर्ग जो है एक आयत होता है, तो यहाँ पर वर्ग को भी आपको काउंट करके आंसर देना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग जो है एक आयत होता है। तो यह 3 वर्ग हो गया, 7 तो काउंट कर लिए थे, तो 8वां हो गया, यह 9वां हो गया और यह 10वां हो गया। तो टोटल जो हो जाएगा इसमें 10 हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ग को भी काउंट करके आंसर देना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 10 नहीं रहता तो आप 7 आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है दिए गए आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी। यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ और आपको बताना है। यहाँ पर जो क्रिकेटर का मान दिखा रहा है, इसके बाद भारतीय और व्यापारी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी है, तो भारतीय होना चाहिए, तो भारतीय यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्रिकेटर होना चाहिए, तो क्रिकेटर यहाँ पर, और व्यापारी भी होना चाहिए, यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में जो कॉमन है 18 जो है, यह जो है तीनों में कॉमन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए आकृति में कितने सतह है, सरफेस है, आपको बताना है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सीख लीजिए कैसे बनाना है। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो फिर दिक्कत होगा बनाने में। इसमें आपको टोटल सरफेस काउंट करके बताना है। तो सतह जो होता है, बाहरी जो साइड है उसी को सतह कहा जाता है। तो सबसे पहला जो सतह हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सतह हो गया। यह एक डॉट होगा आप लोगों को कि ऊपर वाला एक होना चाहिए और नीचे वाला। तो अगर यहाँ पर कट इस तरह से लगा रहता तो ऊपर वाला एक सतह होता और यहाँ पर एक नीचे सतह होता, लेकिन यहाँ पर कट नहीं लगा है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सॉलिड एक ही सतह है। यह हो गया। और इसके ठीक नीचे में यानी विपरीत में भी एक सतह होगा। ऊपर में आपको यह तो पार्ट दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे में यह जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक नीचे में भी एक आकृति बनेगा सेम इसी शेप का। तो एक सतह हो गया ऊपर और एक सतह हो गया नीचे, 2 सतह हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सतह जो होगा यह होगा। इसके बाद इसके अपोजिट में यहाँ पर एक सतह होगा, तो चौथा सतह हो गया। अब 5वां जो होगा यह होगा, 6ठा यहाँ पर हो गया और 7वां इसके ठीक अपोजिट में यहाँ से लेकर यहाँ तक 7वां हो गया। अब एक डॉट होगा पीछे को लेकर कि यहाँ पर एक लिए हैं और एक अलग लिए हैं, तो 2 लिए थे, लेकिन इसके ठीक अपोजिट में जो है एक ही सतह क्यों है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन है। यहाँ पर क्या किया गया था कि कट किया गया था, इस कारण से एक पार्ट यहाँ पर बना और एक पार्ट यहाँ पर अलग अलग बना। लेकिन पीछे में क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सॉलिड है, तो एक ही यहाँ पर सतह होगा। तो टोटल यहाँ पर 7 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7वां हो गया, अब 8वां यहाँ पर होगा, यह 8 हो गया, और 9वां जो है यह हो गया, और इसके अपोजिट में यहाँ पर हो गया 10वां। तो टोटल जो सतह की संख्या हो गया 10। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। यह 3D फिगर है, तो इसमें होता क्या है कि जो आपको सामने दिख रहा है ठीक इसके अपोजिट में भी सेम वही शेप का फिगर बनता है। तो यही आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर एक सतह है, इसके ठीक नीचे में विपरीत में भी सेम इसी तरह का फिगर बनेगा, यह आपको याद रखना। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर थी कि यहाँ पर 2 सतह है, एक सतह है, तो इसको अलग अलग मत ले लीजिएगा। यहाँ भी एक सतह, और अगर यहाँ पर बना है तो यहाँ भी आपको लाइन भी ध्यान रखना। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन है, तो इसके अपोजिट में जो फिगर बनेगा एक ही सतह बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कोड भाषा में फ्यूल को 48, LAND को 35 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में TORN को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। किसी विशिष्ट कोड भाषा में FEUL को 48 लिखा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो आपको सॉल्व करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर से। F का जो मान होता है 6 होता है, U का मान है 21, U का मान है 5 और L का मान होता है 12। सभी को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर जो यहाँ पर प्राप्त होता है 44, लेकिन दिया हुआ है 48। चलिए आगे देख लेते हैं। L का मान जो होता है 12 होता है, A का मान होता है 1, इसके बाद होता है N का मान 14 और D का मान होता है 4। तो सभी को अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 31 प्राप्त होगा, लेकिन क्या लिखा गया है 35 लिखा गया है। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर 44 आ रहा था तो 48 लिखा गया है, और LAND में 31 आ रहा है तो 35 लिखा गया, यानी +4 करके लिखा गया है। आपको क्या करना है, TORN को इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मान निकालना है और उसमें भी आपको क्या करना है +4 कर देना है।
टी का मान जो होता है 20 होता है, ओ का मान होता है 15, एन आर का मान होता है 18, एन का मान होता है 14। सभी को जोड़िएगा टी ओ आर एन में तो 67 आएगा। और 67 में क्या करना है आपको +4 कर देना है। +4 क्यों करना है, तो यहाँ पर इसी तरह से लिखा गया है, तो सेम यही पैटर्न यहाँ भी आपको लागू करना है। तो 67 में 4 जोड़ दीजिएगा 71 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 3:2 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटाया जाए तो अनुपात 12:7 हो जाता है। छोटी संख्या का मान आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं संख्या है 3x 2x, x के गुणज में है। कहा जा रहा है प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाता है, तो -6 दोनों में से कर दिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि अनुपात जो हो जाता है 12:7 यानी 12/7 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको x का मान निकालना है। तो सॉल्व करने पर जो x का मान प्राप्त होगा आपको 10 प्राप्त होगा। लेकिन इसमें पूछा गया है छोटी संख्या क्या है, तो संख्या जो है 3:2 के अनुपात में है। x 10 हो गया तो पहली संख्या होगी 30, दूसरी संख्या 20। छोटा पूछा गया है तो 20 हो जाएगा इसका आंसर। छोटी संख्या जो हो जाएगी 20, सही आंसर होगा 20। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर शब्द दिया हुआ और इसका सीरियल से आपको अरेंज करना है। ऑप्शन भी देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, प्यूपा, मृत्यु, लार्वा, तितली, अंडा। सबसे पहले क्या होगा, यह शुरू में आपको रखना है। तो सबसे पहले जो होता है अंडा, अंडा हो जाएगा 1 नंबर में। इसके बाद जो होता है लार्वा, लार्वा हो जाएगा दूसरे नंबर में। और तीसरे नंबर में जो होता है प्यूपा। चौथे नंबर में हो जाएगा तितली। और 5वें नंबर में हो जाएगा मृत्यु। 1 नंबर में कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 कौन कौन ऑप्शन में है, बी और डी में है। इसके बाद 1 नंबर में हो गया 5, 2 नंबर में हो गया 3, तो 5 3 हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर में है 1, तो 5 3 1, 5 3 1 हो गया। इसके बाद चौथे नंबर में है तितली, 5 3 1 4 और 2 लास्ट में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप बना सकते हैं। अगर ऑप्शन से अगर आप छांटते तो आपको पता चल जाता कि मृत्यु जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए और एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो ऐसे भी आप बना सकते थे अगर नहीं भी आपको अरेंज पता रहेगा। तो एग्जाम में आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप उस शब्द से परिचित नहीं हैं, तो अगर जिस भी शब्द से आप परिचित है तो ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 लास्ट में है, सबसे लास्ट में तो मृत्यु ही होगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला को पूरा करें। तो सीरीज से संबंधित यह क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप। यहाँ पर जो है 2 सीरीज लागू हुआ है। पहला सीरीज जो है इस तरह से है, 7 है, इस 14 के बीच रिलेशन है। इसके बाद 28 के बीच रिलेशन है और इसका रिलेशन जो है इसके साथ आएगा। दूसरा सीरीज जो है इसमें इस तरह से है, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया और अगला यहाँ पर रिलेशन आएगा। लेकिन हमें बताना है खाली स्थान के साथ ही। तो देख लेते हैं पहला सीरीज से क्या आएगा इसका आंसर। तो इसमें जो किया गया इस तरह से किया गया है, 7 का आप डबल कीजिएगा, 2 गुना कीजिएगा तो 14 होता है और 14 का 2 गुना कीजिएगा तो 28 होता है। और यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 28 का 2 गुना करना पड़ेगा तो 56 आ गया इसका सही आंसर। यहाँ से आंसर निकल गया 56। लेकिन देख लेते हैं दूसरा जो सीरीज है यह किस तरह से है। यहाँ पर 14 है, 21 है, फिर 28 है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 7 को ऐड किया गया है। तो 14 में अगर आप 7 को जोड़ते हैं 21 होता है। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 21 में 7 को जोड़ना पड़ेगा तो 28 होता है। फिर यहाँ पर इससे नेक्स्ट वाला यहाँ वाला सीरीज होता है। तो अगर आप यहाँ पर आए 21 में 7 जोड़ने पर 28, 28 में अगर आप 7 जोड़ते तो यहाँ पर 35 आता। तो 35 इसका आंसर नहीं होगा, 56 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। आंत्र ज्वर जो कहा जाता है या टाइफाइड को कहा जाता है, हैजा, जॉन्डिस, यह तीनों जो है प्रदूषित भोजन के कारण से होता है। लेकिन एड्स जो होता है वायरस के कारण से होता है। तो यह अलग है, बाकी तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। अगला क्वेश्चन है, हरीश पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और अपने चलने की दिशा से वह 135 डिग्री बाएं घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। अंत में अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है।
अच्छा सा क्वेश्चन डायरेक्शन से संबंधित है, इसको आप ज़रूर बनाइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हरीश पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, इस तरह से डायरेक्शन बनता है। सबसे ऊपर जो होता है नॉर्थ उत्तर होता है, और यहाँ पर ईस्ट पूरब हो गया, नीचे में हो गया साउथ दक्षिण, और यहाँ पर होता है वेस्ट पश्चिम। अब इसमें कहा जा रहा है हरीश पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूरब की ओर चल रहा है तो इस डायरेक्शन में इस तरह से पूरब की ओर चलेगा। पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, मान लेते हैं कुछ डिग्री इस तरह से चला। अपने चलने की दिशा से वह 135 डिग्री बाएं घूमता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो चलने की दिशा से इस तरह से चल रहा है, तो चलने की दिशा से 135 डिग्री बाएं घूमता है। तो बायां यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन होगा, तो ऊपर वाला बायां होगा। यह जो पार्ट है बायां होगा, और नीचे में यहाँ पर जो है यह दायां हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको बाएं घुमाना है तो ऊपर की तरफ आपको घुमाना पड़ेगा। लेकिन 135 डिग्री दिया हुआ है तो यह कहाँ से लेना है, तो चलने की दिशा इस तरह से है, इसमें आपको क्या करना है 135 डिग्री इस तरह से घुमाना है। तो 135 डिग्री का जो फिगर बनेगा इस तरह से बनेगा। नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे बनाइएगा। हरीश पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, और 90 डिग्री जो होता है ठीक ऊपर होता है। इस तरह से 90 डिग्री ठीक ऊपर होता है। 90 में अगर आप 45 जोड़िएगा तो 135 होता है, लेकिन यानी कि इस बीच से आना चाहिए। तो इस तरह का आपको फिगर बना लेना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हरीश पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो इस तरह से हरीश चल रहा है पूरब की ओर। अब चलने की दिशा से 135 डिग्री बाएं घूमता है, तो इस तरह से बाएं घूमेगा और इतना पर घूमेगा। इसके बाद यह हो गया, यहाँ पर जो यह मान आ गया 135 डिग्री। अब आगे कहा जा रहा है घूमता और चलना प्रारंभ करता है, तो फिर कुछ दूरी यहाँ तक चला। अंत में वह अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। तो इस तरह से हरीश चल रहा था, लेकिन चलने की दिशा से 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जो होगा इस तरह से होगा, और चलने की दिशा से आपको घुमाना है। तो यही आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आप मत कर्व कर दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलने की दिशा से कहा जा रहा है तो यहाँ से आपको क्या करना है 45 डिग्री इसका मान लेना है। तो अगर आप 45 डिग्री मान लेते तो ये ठीक ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यह जो डायरेक्शन है नॉर्थ का डायरेक्शन है, और दाहिना लेना है तो दाहिना इस तरह से चलने की दिशा में आपको रोटेट करना है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि चलने की दिशा दिया हुआ रहता है तो इस डायरेक्शन में जैसे यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ से आपको 135 डिग्री लेना, और यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर चल रहा है इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर चलने की दिशा से आपको शुरू करना है 45 डिग्री इस तरह से। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर दिशा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर से जिस तरह इंग्लैंड संबंधित है उसी तरह ग्रीनलैंड संबंधित है। अटलांटिक महासागर से जिस तरह इंग्लैंड संबंधित है उसी तरह जो ग्रीनलैंड संबंधित है आर्कटिक महासागर से। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आर्कटिक महासागर। अब चलिए यहाँ से मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। चाल आपको यानी गति बताना है, तो चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। दूरी जो है यहाँ पर 125 दिया हुआ है, और समय कितना है यहाँ पर 5 सेकंड दिया हुआ है। यह हो गया मीटर प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि दूरी जो है मीटर में है और समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा रेलगाड़ी की चाल। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद 125 को 5 से काटिएगा 25 होगा, फिर 5 से काटिएगा 5 होगा, 18 में 5 से गुना कीजिएगा 90 आ जाएगा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सही आंसर जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनंद और संजीव दोनों मिलकर एक काम करे तो 8 दिन का समय लेता है। आनंद अकेला काम करे तो 12 दिन लेता है। यदि संजीव अकेला काम करे तो कितना दिन लेगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप सीख लीजिए। एक आनंद और संजीव दोनों मिलकर काम 8 दिन में करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर आनंद दिया हुआ है तो आनंद को ए से लिख रहे हैं 1/a + 1/s। एस जो है संजीव को यहाँ पर दर्शा रहा है, और दोनों मिलकर काम कितना दिन में कर लेता है, तो 8 दिन में कर लेता है। तो 1/8 आपको लिख देना है इस तरह से। 1/8 हो गया। आनंद अकेला काम को 12 दिन लेता है, तो आनंद का मान यहाँ पर ए का मान 12 दिया हुआ है, और आपको संजीव का मान यानी एस निकालना है। तो सॉल्व कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिखिएगा फिर से 1/12 + 1/s
बराबर हो गया 1/8। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/12 को क्या कीजिए राइट साइड आप सेंड कर दीजिए, तो 1/8 माइनस 1/12 हो जाएगा और 1/s का मान आ जाएगा। तो 1/s बराबर होगा 1/24, तो s का मान फिर हो जाएगा इसका 24। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 24 आ जाएगा। संजीव जो है अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है, 24 दिन में। इसी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पर दो व्यक्ति का काम दिया हुआ रहता है, अगर संजीव और यहाँ पर आनंद का दिया हुआ रहता है और दोनों कितना दिन में कर सकता है, तो इसको भी निकाल सकते हैं। 1/a प्लस 1/s में 1/12 और s का मान आया है 1/24, दोनों को सॉल्व कीजिएगा 1/8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। यह भी अच्छा सा क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे गए, वर्ग मान लेते हैं इस तरह से है, वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का, यह हो गया वृत्त, ठीक है। यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। इस फिगर में आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, वर्ग की जो भुजा है यह हो गया इस तरह से, और यहाँ पर आप देखिएगा यह जो पार्ट है वृत्त का व्यास हो गया यहाँ पर, तो यह भी वर्ग का भुजा ही है। तो वर्ग की भुजा के बराबर जो है वृत्त का व्यास है। इस तरह का अगर फिगर दिया हुआ रहेगा, किसी वर्ग के भीतर अगर वृत्त है तो वर्ग की जो भुजा है उसके बराबर हो जाता है वृत्त का व्यास। यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा, यह जो हो गया वर्ग का भुजा हो गया और यहाँ भी वर्ग का भुजा ही हुआ, लेकिन यह वृत्त का व्यास को भी दर्शा रहा है। तो वृत्त का व्यास और वर्ग का भुजा दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से क्या करना आपको, सबसे पहले वृत्त का व्यास निकाल लेना है, इसके बाद वर्ग का भुजा निकल जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो सॉल्व कर देना है। यहाँ पर दिया हो यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर का मान कितना हुआ दिया हुआ यहाँ पर 16 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान है 16, तो आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 आ गया। इसके बाद डी व्यास कितना हो जाएगा, 4 का दुगुना करना पड़ेगा, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो व्यास कितना आ गया 8 आ गया, और व्यास के बराबर जो होगा क्या होगा, वर्ग का भुजा होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से 8 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 64 होता है। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का इनमें से कोई नहीं, 64 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 + 13 + 14 + 30 का मान क्या होगा। इस तरह से 12, 13, 14 और 30 तक दिया हुआ है सीरीज में, और इसका मान आपको बताना है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको बनाने के लिए, 1 से लेकर 30 तक का सबसे पहले आप लगातार मान निकाल लीजिए, और इसमें क्या कीजिएगा आप माइनस कर दीजिएगा 1 से लेकर 11 तक का मान। 1 से लेकर 11 तक का मान आप माइनस कर दीजिएगा। तो अगर इस तरह से प्राकृतिक संख्या लगातार दिया हुआ रहता है तो जो सूत्र का प्रयोग करना है आपको n × n + 1/2। n जो होता है लास्ट की जो प्राकृतिक संख्या है यह होता है n। तो 30 तक सबसे पहले आप मान निकाल लीजिए और उसमें से 11 माइनस कर दीजिएगा, तो फिर आ जाएगा 12 से लेकर 30 तक। तो चलिए 30 तक का मान निकालते हैं। तो n × n + 1/2 होता है, तो 30 हो गया इंटू n + 1 यानी 30 + 1/2 हो गया, और माइनस क्या करना है 11 तक का, तो 11 लिखेंगे इस तरह से 11 + 1/2 और सॉल्व कर देना है। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 30 × 31/2, तो 30 में 15 से गुना करने पर यहाँ पर जो आपको मान प्राप्त होगा 465 प्राप्त होगा। माइनस हो गया यहाँ पर 11 × 11 + 1, तो 11 × 12/2, तो 12 को 2 से भाग दीजिएगा 6 आ जाएगा, 11 में 6 से गुना करने पर 66। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 399 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 399। सूत्र आप जरूर याद रख लीजिएगा, सूत्र जो होता है इस तरह से n × n + 1/2 होता है, यह सूत्र है, इसको याद रख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कौन सी संख्या 181% से 30% कम है। कौन सी संख्या 181%, तो 100 का 80% कितना होगा 80 हो जाएगा, और इससे 30% कम है तो 80 का 30% निकाल दीजिए, तो 80 × 30/100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मान आ जाएगा 24। अब अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कौन सी संख्या 100 के 80%, यानी 100 का 80% होता है 80, और इससे भी 30% कम है।
तो 80 से 30% यानी 24 कम है, तो 80 में से 24 क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 56 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक महिला ₹13 में 14 सेब खरीदती है तथा ₹14 में 13 सेब बेचती है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत है, आपको बताना है। तो अच्छा सा क्वेश्चन, इसको सीख लीजिए कैसे बनाना है। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। 14 सेब का यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है 13 रुपये, तो एक सेब का हो जाएगा 13/14। आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रुपया बटा वस्तु रखना है। रुपया है यहाँ पर 13 और सेब दिया हुआ है 14, तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा यहाँ पर, एक महिला ₹13 में 14 सेब खरीदती है, क्रय मूल्य CP यानी कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पर रुपया बट्टा वस्तु। रुपया कितना है 13 है और वस्तु है 14, तो इस तरह से 13/14 हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस SP जो हो जाएगा इसमें 14 रुपये में 13 सेब बेचती है, तो रुपया बट्टा वस्तु रखना है आपको, तो 14/13। अब इसमें लाभ होगा या हानि होगा ये कैसे पता चलेगा, तो देखने से ही यहाँ पर क्लियर है। क्रय मूल्य जो है कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, तो अगर विक्रय मूल्य अधिक रहता है तो लाभ होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सॉल्व कर देना है आपको, और सिंपल सा आप देख सकते हैं CP का अगर आप मान निकालिएगा 13/14 है, तो इसका मान आएगा 1 से कम। लेकिन SP को अगर आप भाग देकर बनाइएगा तो ऊपर वाला जो मान 14 है यह अधिक है, तो इसका मान जो आएगा विक्रय मूल्य का 1 से अधिक आएगा, लेकिन क्रय मूल्य का मान आएगा 1 से कम। तो इसमें जो है विक्रय मूल्य अधिक है इसलिए लाभ होगा। लाभ के लिए क्या करना है आपको, 14/13 माइनस 13/14 में से घटा देना है। घटाने के बाद इसका मान जो आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद इसका मान जो आएगा 15.97, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 15.97, यह हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 सेमी और 12 सेमी है, उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 गुना D1 गुने D2। D1 जो है यहाँ पर विकर्ण को दर्शा रहा है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अब दिया हुआ है कितना, पहला जो विकर्ण है 4 है और दूसरा विकर्ण है 12। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा 12 चौका 48 में 2 से भाग दीजिएगा 24 होगा। सही आंसर जो हो जाएगा D ऑप्शन 24। अगला क्वेश्चन है, 3/5 प्लस 7/9 का मान कितना होगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 5 9 का एलसीएम हो जाएगा 45, फिर सॉल्व कीजिएगा इसको तो 27 प्लस हो गया 35, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका 62/45। अगला क्वेश्चन है, 3 4 और 9 के चतुर्थ अनुपात तथा 2 और 98 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। 3 4 और 9 के चतुर्थ अनुपात, तो इस तरह से आपको लिखना है 3:4, फिर समानुपात देना है बीच में, 2 अनुपात का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। समानुपात हो गया, और इसके बाद कहा जा रहा है चतुर्थ अनुपात, तो 9 अनुपात और x इस तरह से आपको लिखना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/4, अनुपात मीन्स होता है बट्टा, और समानुपात मीन्स होता है बराबर, तो 9/x हुआ। x का मान यहाँ से आपको निकालना है, तो x जो भी आएगा यहाँ पर चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर 9 चौका 36 में 3 से भाग दीजिएगा, तो x का मान यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, x बराबर जो आपको प्राप्त होगा 12। 12 जो हो गया चतुर्थ अनुपात हो गया। यहाँ पर पहला तो सॉल्व कर लिए चतुर्थ अनुपात। इसके बाद दिया हुआ है सेकेंड स्टेप में 2 और 98 के मध्य अनुपात क्या होगा। 2 और 98 के मध्य अनुपात बराबर जो सूत्र होता है √A गुना B। यहाँ पर 2 और 98 दिया हुआ है तो AB की जगह पर मान रख दीजिए, बराबर जो हो जाएगा √2 गुना 98। 98 में 2 से गुना कीजिएगा तो 196 होता है, और 196 का मान कितना आ जाएगा, √अंडर करने पर वर्गमूल निकालने पर आ जाएगा 14, तो 14 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन में फिर से कहा जा रहा है कि 2 और 98 के मध्य अनुपात का अनुपात, यानी दोनों का अनुपात आपको निकालना है। चतुर्थ अनुपात कितना आया था, 12 आया था। इसके बाद कहा जा रहा है मध्य अनुपात के बीच, तो मध्य अनुपात यहाँ पर कितना आया है, 14 आया है, तो 12/14। इसको सॉल्व कर दीजिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो गया। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 6:7। अब चलिए यहाँ से ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। 75 से लेकर 77 तक दंड आलेख से संबंधित है। दिया गया दंड आलेख 3 शोरूम ABC के द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2016 के दौरान कार के एक खास ब्रांड की 100 के गुणक में बिक्री को दर्शाता है। तो यहाँ पर 3 शोरूम है, ABC है, और वर्ष का दिया हुआ 2016 में, महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और कार की जो बिक्री है 100 के गुणक में दर्शाता है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ को। यहाँ पर जो है महीना लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल।
इसके बाद यहाँ पर कार कितना बिक्री हुआ यह दिया हुआ, तो अगर यहाँ पर 5 है तो इसको क्या करना है 100 के गुणक यानी 500 आपको समझना है। और यहाँ पर ABC दिया हुआ है, यहाँ पर शोरूम का नाम है, तो A का जो कलर है पूरा गाढ़ा है, यह हो गया A, B का थोड़ा सा कम गाढ़ा है, B हो गया, और C जो है वाइट कलर का है। तो यह आपको समझना है। समझ लिए आप ग्राफ। अब चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। फरवरी से अप्रैल 2016 के दौरान A के द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है। फरवरी से लेकर अप्रैल महीना यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल में 2016 के दौरान A के द्वारा कितना कार बेचा गया है और उसका औसत निकालना है। तो औसत बराबर जो होता है कुल योग बट्टा संख्या। तो सबसे पहले A के द्वारा बेची गई कार निकाल लीजिए, भागा आपको 3 से देना है क्योंकि महीना है यहाँ पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीना है। तो कहा जा रहा है A के द्वारा बेचे गए कार जनवरी, देख लीजिए क्वेश्चन, फरवरी से लेकर अप्रैल तक A के द्वारा बेचे गए कार का योग। फरवरी में कार जो बेचा गया A के द्वारा 2 बेचा गया है, मार्च में 5 बेचा गया है तो 5 2 7 हो गया, और अप्रैल में 3.5, तो 7 में 3.5 से गुना कीजिएगा तो 10.5 होता है। और क्या करना है आपको, जो भी मान आएगा उसमें 100 से गुना कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 का गुणक लेना है। तो 10.5 गुना 100, औसत निकालना है। तो महीना कितना है टोटल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीना है तो 300 भाग दे दीजिए, 1050 आएगा, और 1050 को 300 से भाग दीजिएगा 350 आएगा। सही आंसर हो जाएगा 350। अगला क्वेश्चन है, जनवरी फरवरी 2016 में A के द्वारा और मार्च अप्रैल 2016 के दौरान B के द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अनुपात क्या है। तो जनवरी फरवरी 2016 में A के द्वारा, जनवरी में A के द्वारा 3 बेचा गया और फरवरी में 2, तो 3 2 5 हो गया यानी 500 हो गया। A का तो यहाँ पर निकल गया 500। B के द्वारा बेची गई मार्च अप्रैल में, B जो है मार्च अप्रैल में कितना बेचता है, मार्च में जो है यहाँ पर बीच वाला हो गया 5 और अप्रैल में हो गया 4.5, तो 5 और 4 हो गया 9.5। यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है। तो A का कितना आया था, 5 आया था, जनवरी फरवरी में A का आया था 5 यानी 500 हो गया, और B का आया था 9.5 यानी 950 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको क्या करना है काट देना है। तो काटने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा 10:19 आ जाएगा। तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 10:19। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 महीना में C के द्वारा बेचे गए कुल कारों की संख्या है, यानी प्रथम 3 महीना में C के द्वारा बेचे गए कुल कारों की संख्या कितनी है। प्रथम 3 महीना लेना है तो जनवरी से शुरू करना है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हो गया, अप्रैल इसमें काउंट नहीं करना है। C के द्वारा तो 4 कार हो गया जनवरी में, फरवरी में हो गया 3 कार 7 हो गया C के द्वारा, और मार्च में हो गया 4 कार, तो 4 3 7 4 11, और 11 में क्या करना है 100 से गुना कर देना है। तो टोटल कार जो यहाँ पर बेचा गया 1100। ये जो 11 दिया हुआ यह नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में जो है यहाँ पर देख लीजिए आप निर्देश में दिया हुआ था 100 के गुणक में बिक्री को दर्शाता है। तो टोटल जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 1100 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से संबंधित है। एक नगर की कुल जनसंख्या 3,60,000 है एवं उसके विभिन्न व्यवसायी निम्नांकित वृत्त चित्र में प्रदर्शित है। तो यहाँ पर वृत्त चित्र दिया हुआ है और टोटल जो जनसंख्या है 3,60,000 है। इसमें अलग अलग व्यवसायी का दिया हो, कोई उद्योग कर रहा है तो कोई नौकरी कर रहा है, कोई कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई परिवहन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। टोटल जो है यहाँ पर एक वृत्त का जो होता है टोटल कोण जो होता है 360 डिग्री, यही आपको समझना है। 360 डिग्री जो हो जाएगा कुल जनसंख्या के बराबर। यहाँ पर दिया हुआ है कुल जनसंख्या 3,60,000, तो 360 डिग्री का मान होगा अगर 3,60,000 तो 1 डिग्री का मान जो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 1,000 प्राप्त होगा। यही आपको समझना है। अब हर जगह जो यूज करेंगे 1 डिग्री के बराबर 1,000 का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है, तो प्रतिशत में आपको मान बताना। परिवहन में जो है 24 डिग्री है, तो क्या इसका 24% आंसर होगा, तो नहीं होगा। प्रतिशत में अगर दिया हुआ रहेगा तो जो डिग्री में यहाँ पर दिया हुआ वहीं आपको नहीं लिखना। अगर रेशियो में पूछा जाता तब आप दे सकते थे, अगर 2 का कंपेयर करना रहता तो, लेकिन प्रतिशत में दिया गया है तो आपको क्या करना है मान निकालना है। परिवहन में है 24 डिग्री, 1 डिग्री का मान निकाले थे 1,000, तो 24 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री का मान है 3,60,000, कुल जनसंख्या दिया हुआ है तो 24 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 24,000 हो गया। अब कुल जनसंख्या कितना है तो 3,60,000 है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 24,000 हो गया और टोटल कितना है 3,60,000 है।
और 100 से गुना कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा 6.66, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 6.66%। अगला क्वेश्चन है नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का क्या अनुपात है। नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का इसमें आपको अनुपात बताना है। नौकरी में कितना डिग्री है 120 डिग्री और उद्योग में है 72 डिग्री। अगर अनुपात दिया हुआ रहेगा, दो का कंपेयर रहेगा, मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। नौकरी में 120 डिग्री, अगर मान भी निकालिएगा तो 1,20,000 आएगा, उद्योग में 72 डिग्री यानी 72,000। दोनों को यहाँ पर भाग देना है, तो इसलिए इसमें आप डायरेक्ट डिग्री का मान का भी यूज कर सकते हैं। तो नौकरी में है 120 डिग्री और उद्योग में है 72 डिग्री। इसको सॉल्व कर दीजिए, 24 से काटिएगा, 24 पंच 120 और 24 दिया 72, तो 5:3 में इसका आ जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ है, 5:3, डी ऑप्शन इसका सही होगा, 5:3। अगला क्वेश्चन है कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं यह आपको बताना है। तो कृषि में कितना है 108 डिग्री है, कृषि में है यहाँ पर 108 डिग्री और नौकरी में है 120 डिग्री। तो कितना अधिक है यहाँ पर 12 डिग्री अधिक, और 1 डिग्री का मान है 1000, तो 12 डिग्री का मान हो जाएगा 12,000। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं, तो 12,000 व्यक्ति अधिक लगे हैं। अब अगला क्वेश्चन हिंदी से संबंधित है। इसमें आपको बताना है माता का बहुवचन है। माता का जो बहुवचन होता है माताएं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह सही है। अगला क्वेश्चन है कबीर किस काल के कवि थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कबीर भक्ति काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। इसमें से जो भाववाचक संज्ञा है व्यक्तित्व, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, व्यक्तित्व यह जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अंत्र, ओष्ठ और अंगुष्ठ यह तीनों जो है तत्सम शब्द है, लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है काक जो दिया हुआ यह तद्भव शब्द होता है। संस्कृत का जो शब्द है काक है, काक मीन्स कौवा जो होता है, यह संस्कृत का शब्द है, लेकिन यहाँ पर काग दिया हुआ है तो काग जो है यह तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों का सही वाच्य परिवर्तन दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, इसमें आपको बताना है क्या सही होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लड़कों ने स्कूल साफ किया, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लड़कों ने स्कूल साफ किया। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आसान ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रेत का विशेषण है। रेत का जो विशेषण है रेतीला शब्द, यह जो है रेत का विशेषण है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो खाली स्थान में क्या होगा बताना है, ठीक बात नहीं है। एग्जाम में भी आपको इसी तरह का वाक्य देखने को मिलेगा, बिल्कुल यूनिक शब्द दिया हुआ रहता है। यदि आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो चिकनी चुपड़ी बातें करना ठीक बात नहीं, यानी बड़ी बड़ी बातें करना ठीक बात नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। हंस का जो पर्यायवाची शब्द है भुजंग है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह जो है हंस का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है यायावर का अर्थ है। यायावर का जो अर्थ होता है घुमक्कर यानी घूमने वाला। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक स्थान पर
टिक कर ना रहने वाला। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, हिंदी का मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा और एग्जाम में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट से। अगला क्वेश्चन है आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है। आविर्भाव का जो अर्थ होता है प्रकट होने वाला, उत्पत्ति, इसका जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा तिरोभाव हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तिरोभाव का जो अर्थ होता है अदृश्य होता है, सही आंसर होगा तिरोभाव, यह विपरीतार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन है विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। विभावरी का जो अर्थ होता है रात होता है और विभावरी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा छंदा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धक्का मुक्की शब्द में कौन सा समास है। धक्का मुक्की शब्द में जो समास है द्वंद्व समास है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। यह जो कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश का जो संधि विच्छेद होता है महाज और ईश होता है, लेकिन ऑप्शन में दो जगह ही प्रयोग हुआ है तो कौन सा सही होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है, ईश्वर में जो प्रयोग होता है दीर्घी ई यानी बड़ा ई का प्रयोग होता है इस तरह से, और एक शब्द होता है इंद्र, तो इंद्र में जो होता है छोटा ई का प्रयोग होता है। दोनों याद रख लीजिएगा, फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह का ऑप्शन दे दिया जाएगा तो अगर आपको पता भी है फिर भी आप नहीं बना पाइएगा, गलत होने का चांस रहेगा। तो महेश का जो सही संधि विच्छेद होगा बी ऑप्शन सही होगा। महाज और ईश, महेंद्र शब्द में इंद्र आ जाता है तो इंद्र के लिए छोटा ई का प्रयोग करते हैं, लेकिन ईश्वर शब्द के लिए दीर्घी यानी बड़ा ई का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी इसमें जो है दीर्घी यानी बड़ा ई होगा, तो महाज और ईश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। उपसर्ग जो होता है शुरू वाला शब्द, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह आपको बताना है। तो कैसे बनाना है इसको भी आप सीख लीजिए। जैसे यहाँ पर प्रतिकूल है तो प्र फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अगर हम प्र उपसर्ग जो होता है शुरू वाला शब्द, तो अगर प्र आ गया यहाँ पर उपसर्ग तो बाकी जो बचता है तिकुल बचता है। और देखना है क्या तिकुल कोई सार्थक शब्द है तो नहीं है। इसके बाद है प्रति और प्री है परी है, अगर परी भी लगा दीजिएगा तो तिकुल बच जाएगा, तो सार्थक शब्द नहीं है। तो इस तरह से आपको विग्रह करके बनाना। अगर प्रति ले लेते हैं यहाँ से, प्रति अगर आप ले लीजिएगा तो बचता क्या है कुल बचता है, तो कुल जो है बिल्कुल सार्थक शब्द है। तो इस तरह से विग्रह करके आपको देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। और प्रत्यय में भी यही करना है। प्रत्यय में क्या करना है, लास्ट वाला होता है तो शुरू का जो बाकी पार्ट रहेगा उसको आप विग्रह करके देख लीजिएगा कोई सार्थक शब्द बन रहा है क्या, और आपको आंसर देना। अगर आप इस तरह से समझ के बनाइएगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मामा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। मामा संज्ञा से जो विशेषण शब्द बनेगा ममेरा बनेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। मामा का जो विशेषण होगा ममेरा होगा, चाचा का होता है चचेरा, याद रख लीजिएगा। डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं सही। अगला क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान कौन सा है। क का जो उच्चारण स्थान है कंठ है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क जो बोला जाता है कंठ से। अगला क्वेश्चन है ढपोर शंख का अर्थ है। ढपोर शंख का जो अर्थ है बेवकूफ़ होता है। और जितने भी यूनिक शब्द है, जितने भी यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिला हिंदी को, सभी को आप जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में रिपीट होने का चांस है। ढपोर शंख का जो अर्थ होता है बेवकूफ़ होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 100 में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका 9 क्वेश्चन गलत है तो जितने भी क्वेश्चन सही हुआ है उसमें से आपको माइनस करना है। किस तरह से, अगर 9 क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसमें 3 से भाग दे देना है। तो 9 में 3 से भाग दीजिएगा 3 होगा। अगर आप मान लीजिए आपका 65 क्वेश्चन सही है तो 3 घटा दीजिएगा 62, इस तरह से आपका 62 क्वेश्चन सही हुआ। तो नेगेटिव मार्किंग काट करके आपको कमेंट करना है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, यानी सही स्पेलिंग आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है सर्वोत्तम, यह सही स्पेलिंग है। इसके बाद है सांसारिक, यहाँ पर जो होना चाहिए साकार होना चाहिए, साकार ऊपर अनुस्वार होता है, साकार रहर्षिकार क। संपूर्ण में जो होता है यहाँ पर दुर्घुकार होता है, सपनुस्वार प दुर्घुकार और नौ पर रेप। इत्यादि में जो होता है दहर्षिकार होता है। तो जितने भी यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है इसको भी याद रख लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सर्वोत्तम।